आने वाले दिनों की सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल। व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए, टाइम बॉम्ब जैसे है, कब आपको ख़त्म कर देगा पता नहीं चलेगा। अनेक काउंसलिंग के लिए हमारे पास केसेस आते हैं, यूथ इसके वजह से डिस्टर्ब है, सुसाइड कर रहा है। और दूसरी समस्या जो वैश्विक स्तर की है, यानी क्लाइमेट चेंज, हम सब देखते हैं, महसूस कर रहे हैं। यानी बारिश का जो एक अलग पैटर्न है, बहुत कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, और इसके साथ साथ पर्यावरण जिस रीति से अभी एक अपना रूप दिखा रहा है, तो ये विकराल समस्या, इसके लिए भी हमने तो ठाना है, पर आप भी ये दोनों संकल्प ले सकते हैं कार्य करने के लिए आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि अपने आसपास के लोगों को जगाए। ये जो स्क्रीन एडिक्शन बढ़ रहा है, उसके लिए अत्यधिक जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं मोबाइल का, हर एक कोशिश करे कि कैसे हम ये वसुंधरा को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पेड़ लगाए, पौधे लगाए। अपने अपने तौर पर आप कोशिश कर ही रहे होंगे। अंतिम इसमें मैं कहना चाहूँगा, जिस सिद्धांतों पे चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन काम कर रहा है गत 12 वर्षों से, वो 3-4 आपके समक्ष रख के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। पहला हमारा सिद्धांत है, यानी संकल्प शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प रखे। मैंने पहले ही कहा कि मन अगर मजबूत रहेगा तो संकल्प भी श्रेष्ठ होंगे, जीवन श्रेष्ठ होगा और कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, आपका कार्य श्रेष्ठ रहेगा। हम 12 वर्षों से बस इसी एक सिद्धांत पे कार्य करते हैं कि अलग अलग संकल्प लेना और उसको पूर्ण करना, क्योंकि मन है बहुत चंचल है। जितना आप खाली रखेंगे उतना व्यर्थ की तरफ दौड़ेगा, उतने व्यर्थ संकल्प आपके मन में आएंगे, और खाली मन शैतान का घर जैसे कहते हैं। तो आप अपने मन का आने वाले समय में बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो ये आत्महत्या के लिए और बाकी चीज़ों के लिए प्रवृत्त करती है। जितनी निगेटिविटी बढ़ती है उतना मानव मन जो है वो इसकी तरफ उसका झुकाव बढ़ते जाता है, सब नकारात्मक चीज़ों की तरफ। मेरे 2 करीबी मित्रों ने आत्महत्या की, उसी से सीख लेकर हमने ये कार्य बाद में शुरू किया। दूसरा जो थॉट है, यानी दूसरा जो एक सिद्धांत है, संगठन की शक्ति। मैंने पहले ही कहा, ये सम्मान सही में आज इन्होंने चुना, यानी मुझे, पर ये कार्य के लिए सम्मान है, और वो संगठन के शक्ति के बिना अधूरा है। तो हमारे सारे ये टीम जो है संगठित होकर कार्य कर रही है, और आप भी अपने घर में, परिवार हो, समाज हो, जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं, बस वो संगठन की शक्ति को मजबूत रखना ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो है कर्म फिलॉसफी की, कार्मिक थ्योरी पे आप ध्यान रखिए, या ऐसा कुछ कर्म करिए। जीवन तो ईश्वर ने सबको दिया है, कब जाना है ये मालूम नहीं है, पर जितना भी समय है वो हम कैसे औरों के भलाई के लिए लगा सकते हैं, दुआ जमा कर सकते हैं, तो उससे सही में एक आपका अकाउंट भी बहुत अच्छा होगा। हम हमारा बाकी फाइनेंशियल अकाउंट बार बार चेक करते, सीए है, यहाँ बहुत सारे सीए बैठे हैं, पर मैं चाहूँगा कि दुआओं का भी खाता, हमारा स्टॉक हम कैसे जमा कर सकते वो देखना चाहिए। और चौथा, सबके लिए हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना, ये इसको हम कैसे बढ़ा सकते, ये एक चेतना का हमेशा से सिद्धांत रहा है। और इसीलिए ना कोई जाति ना कोई धर्म देखते हुए आज जो विद्यार्थी, वहाँ पर 35 विद्यार्थी तो वहीं रहते हैं, और अभी 14 तारीख को हम 100 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, पर मैं कभी इनकी किसी की कास्ट देखता नहीं हूँ। कई बार 1-2 बार हमारे ऊपर क्वेश्चंस भी उठे, ये जाति का वो जाति का, पर मैं कहता हूँ मेरिट बेसिस में है, और सही में उसकी पढ़ने की कोशिश है, वो अच्छा इंसान बन सकता है। एक आकाश अभी बना, ऐसे हजारों आकाश अगर तैयार होंगे तो समाज के लिए बहुत बड़ी ये संपत्ति रहेगी, एसेट रहेगी। यही मेरी, यानी हमारी सोच है सभी की। और अंत में एक कुछ पंक्तियाँ कहकर मैं अपने शब्दों को विराम कहना चाहूँगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। पुनश्च एक बार सत्यनारायण कालानी स्मृति सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, मार्गदर्शक, उपस्थित सभी को बहुत बहुत दिल के गहराई से धन्यवाद कहते हुए मेरे शब्दों को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद विवेक जी।
आपने अपने उद्बोधन में अपने कार्यों की एक समीक्षा की और एक आशादायी चित्र समाज के सम्मुख रखा। हमारे पूर्व सम्मान मूर्तियों के सम्मान में एक कमी रह गई थी। श्रीमती रेखा जी राठी संभाजी नगर से पहुंचने में उन्हें विलंब हुआ, लेकिन प्रयासों के बाद वे यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और उन्हें मंच की ओर आने का निमंत्रण देता हूं कि वे कृपया मंच पर पधारें। एवं ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष श्री घनश्याम जी मालपानी को निवेदन करूंगा कि वे उनका सम्मान करें। हम सभी श्रीमती रेखा जी राठी का करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे यहाँ लोग प्रायः कहते हैं कि परभनी में कुछ रखा नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ खास नहीं है, हम बच्चों को बड़े शहरों में भेजना चाहते हैं। लेकिन जिन्होंने परभनी की शिक्षा और दीक्षा को गौरवान्वित किया है, महाराष्ट्र राज्य के चुनाव आयोग के सचिव के रूप में अपने दायित्वों का वो निर्वहन कर रहे हैं। सप्ताह के 5 दिन शासकीय सेवा में कर्म में रत होकर एक अधिकृत छुट्टी का दिन आज यहाँ पर समाज के बीच में वे आए हैं। उनके संघर्ष, उनके श्रम हम सभी को पता है। हर सन्नाटा मुखरित होगा जब मैं स्वर लेकर पहुंचूंगा, हर सन्नाटा मुखरित होगा जब मैं स्वर लेकर पहुंचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूं, मैं खुशियों के घर पहुंचूंगा। थक कर टूट नहीं सकता हूं, मुझको श्रम का अर्थ पता है। थक कर टूट नहीं सकता हूं, मुझको श्रम का अर्थ पता है। बढ़ने की इच्छा कर देगी हर मुश्किल को व्यर्थ पता है। मेरे हाथों की रेखाओं में इतनी कठिनाई क्यों है? निश्चित मानो भाग्य विधाता को मेरा सामर्थ्य पता है। निश्चित मानो भाग्य विधाता को मेरा सामर्थ्य पता है। अपने सामर्थ्य से महाराष्ट्र को अहर्निश सेवाएं देने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुरेश जी काकाणी साहब से अनुरोध करूंगा कि वे अध्यक्षीय संबोधन करें, हम सभी का पथ प्रदर्शित करें। धन्यवाद। बहुत भारी शब्दों का इस्तेमाल किया आपने। और भगवान महेश के चरणों में नतमस्तक हूँ और स्वर्गीय सत्यनारायण जी कालानी को, उनकी स्मृति को अभिवादन करता हूँ। 5 सितंबर 1999 अब कालानी परिवार और परभणी के उनके चाहने वाले लोगों को एक आपदा आई थी। वो आपदा ने सत्यनारायण जी कालानी ने आपको एक अवस्था में छोड़कर हमसे विदा ले ली और आप सब शोक सागर में डूब गए। लेकिन मैं ये मानता हूँ, कोई भी आपदा जब आती है तो अपॉर्चुनिटी भी अपने आप रास्ते खोल देती है, कुदरत भी अपने आप रास्ते दिखा देती है। और उसी सूत्र को एक प्रमाण देने के लिए, एक उदाहरण देने के लिए परभणी के उनके चाहने वाले स्वर्गीय हेमराज जी जैन, एडवोकेट अशोक जी सोनी, कालानी परिवार के सभी सदस्य और उनके चाहने वाले समाज के और समाज के बाहर के सभी लोगों ने मिलकर एक स्मृति सेवा ट्रस्ट, जो अपने आप में एक अनूठा एक ट्रस्ट है, वो बनाया। 1999 2000 से लेकर ये आज 25 साल हो गए। 26वें साल में हम पदार्पण कर रहे हैं और 26वें साल में पूरे समाज में, विशेषतः मराठवाड़ा क्षेत्र में जो भी सामाजिक रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको सम्मान करना, उनका प्रोत्साहित करना और उनको साथ में लेके आगे बढ़ना, यह कार्य इस ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। आज 26वीं कड़ी में मुझे यहाँ पे आपके समक्ष उपस्थित होने का मौका मिला। मैं सत्यनारायण कालानी स्मृति सेवा ट्रस्ट, उनके सभी पदाधिकारी, घनश्याम जी मालपानी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर श्रीकांत जी मणियार और उनके सभी पदाधिकारी और आप सभी गणमान्य व्यक्ति, इसी ट्रस्ट के माध्यम से पिछले 25 सालों में पुरस्कृत हुए हुए गणमान्य अतिथिगण और आप सभी को मैं अभिवादन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में, आज के सत्कार मूर्ति
श्री विवेक जी रांदड़, जिन्होंने चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन के माध्यम से गत 12-13 वर्षों से समाज के अलग अलग पहलुओं पर अपना सेवा कार्य दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है आज के सत्कार मूर्ति। इसी साथ में आप सभी, विशेषता मेरी माताएं बहनें, डॉक्टर अनुराधा जी को सुनने के आतुर है। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर अनुराधा जी जाजू, जो हैदराबाद से यहाँ पधारी है, और आप सभी गण। जैसा मैंने कहा कि कोई भी आपदा आती है तो अपॉर्चुनिटीज मिलती है और उसी को साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कालानी ट्रस्ट बोलिए या चेतना फाउंडेशन बोलिए या और भी कोई ट्रस्ट बोलिए, कोई भी ट्रस्ट के एक मैं मानता हूँ कि 3 सूत्र रहते हैं या रहना चाहिए। पहला सूत्र है कि हमारे जो सेवा हम दे रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य निरंतर चलता रहे, वो सस्टेनेबल रहे। जैसे कोई भी उद्योग में हम बात करते हैं, कोई भी एक्टिविटी की बात करते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कालानी ट्रस्ट ने तो 25 साल से वो सस्टेनेबिलिटी मेंटेन की है, आगे भी कई सालों तक उनका कार्य चलता रहेगा। ये सस्टेनेबिलिटी के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई हमको सपोर्ट, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज का सपोर्ट हो, और चाहे कोई प्रोत्साहित करने वाला का सपोर्ट हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। जैसा हम कहते हैं कि कोई भी सेवा करते हैं तो हम तन मन और धन से करते हैं। तन मन धन जब बात करते हैं, ठीक है, मन है, तन है, धन भी हमारे पास में उपलब्ध है, लेकिन समय नहीं है। तो समय हमको, वो समय भी एक धन का एक माध्यम बोलिए या एक मन का माध्यम बोलिए, उस मुताबिक वो तीनों चीज़ें जब एक जगह आ जाती है तो आगे बढ़ती है। तो हमको और भी हमको इस कार्य में, आज तो सब सीनियर मेंबर जुड़े हुए हैं, यंग जनरेशन भी जुड़ी हुई है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का है तो हमको और भी लोगों को जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो चेतना फाउंडेशन हो, एम्पावरमेंट फाउंडेशन हो, या कालानी ट्रस्ट हो, या लाइक माइंडेड जो भी NGOs हो, जो भी संस्थाएं हो। अब जब सस्टेनेबिलिटी की बात आती है तो दूसरा सूत्र ये होता है कि भाई मेरा रिलेवेंस रहे। मैं जो कार्य कर रहा हूँ मेरे संस्था के माध्यम से, मेरे खुद के माध्यम से, मेरे जो साथ में जुड़ी हुई संस्थाओं के माध्यम से, उसका समय समय पे रिलेवेंस होना चाहिए। अब रिलेवेंस मतलब ये होना चाहिए कि भाई जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे समाज में जो चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ों का आकलन करके मैंने मेरे जो सेवाएं हैं उस मुताबिक हमने डाइवर्ट करना चाहिए। जैसे चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन करती है कि उन्होंने एक सोशल मीडिया या अपना मोबाइल का यूज़ कम करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, उसके माध्यम से क्या क्या हमको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ता है, तो ये उन्होंने किया। इसके बाद में भी दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है। कल चैट GPT था, आज अब AI की बात कर रहा है, कल कुछ और भी बात रहेगी। इतनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है कि अभी समस्या भी बदल रही है। अभी आप परिवारों की बात करें तो आप पहले स्ट्रगल था, शुरुआत में जब आपने बचपन का अगर दिन याद किए तो सभी को स्ट्रगल था, लेकिन आज हमारी जनरेशन के बाद में की जनरेशन है, उनका स्ट्रगल देखिए या हमारा स्ट्रगल देखिए। आज सबको रहने के लिए घर है, गाड़ी है, जेब में पैसे है, खर्च करने की तैयारी है। ये सब चीज़ें रहने के बाद में हम सुखी है क्या? हम जब सुखी है अपने को सवाल पूछते हैं तो कहने के लगता है कि नहीं, हम पूरे सुखी नहीं हैं। अब सुखी जब नहीं है, भौतिक सुख की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मानसिक सुख और अपने मनोसुख, ये 2 चीज़ सुख की बात कर रहा हूँ, तो लगता है कि हम कहीं कर रहे हैं। कारण अनेक है, सब चीज़ें बिना स्ट्रगल हमको मिल रही है, कोई स्ट्रगल नहीं है अर्निंग के अलावा, बाकी चीज़ें हैं। परिवार छोटे हैं, एक परिवार, एक बेटा एक बेटी या ये 2 बेटे, बस इतने परिवार बचा है। तो जो पहले संयुक्त परिवारों की जो शॉक एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए हम मन से दुखी है, मस्तिष्क से भी दुखी है, सुखी नहीं है। तो ये करने के लिए अब ये सुख पाना है तो हमको समाज को कुछ देना पड़ेगा। हमारा समय दो, हमारा कुछ हमारे पास में अतिरिक्त निधि हो तो वो दो, किसी के माध्यम से सेवा करो, ताकि अब जब आएंगे तो समाधानी रहेंगे और मैं बोलूँगा कि चलो मुझे आज कुछ तो मिला है। तो हमारा रिलेवेंस अभी आकलन कब होगा कि जब हम आपस में देखेंगे, आसपास में देखेंगे भाई कौन सी समस्या है, उस समस्या पे काम करके उसको एक प्रोजेक्ट बनाकर, उसको एक चैलेंज समझकर अगर हम आगे बढ़े तो निश्चित रूप से हमारा रिलेवेंस भी रहेगा। और तीसरा सूत्र मैं ये बोलूँगा कि एक्सपांशन,
आजकल दुनिया बहुत बिग इसमें जा रही है। अभी आप देख रहे हैं कि जो छोटे व्यवसायी थे तो अभी बिग बाज़ार आ गया है, डी मार्ट आ गया है, या फिर रिलायंस आ गया है, गोदरेज फ्रेश आ गया है, सब उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया मार्केट। तो अभी हम एक्सपांशन अगर नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा। तो हमारे संस्थाओं का एक्सपांशन करने के लिए हमको ज़्यादा लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जो साथ में जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, अपना कार्यक्षेत्र के बाहर अपने कार्यक्षेत्र में उनको इकट्ठा लाना पड़ेगा, और एक जॉइंटली कुछ अपने क्षेत्र के लिए एक जॉइंटली प्रोग्राम करना पड़ेगा, ताकि आपकी शक्ति, आपके रिसोर्सेस एक प्रॉपर सेक्टर में जाएंगे और वहाँ से आपको समाधान मिलेगा और वहाँ पे आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, ऐसा एक मिलेगा। तो ऐसा अगर 3 सूत्र में अगर काम करें, सस्टेनेबिलिटी, उसके बाद में रिलेवेंस और तीसरा बाद में एक्सपांशन, तो निश्चित रूप से कई दिनों तक, आपके कई सालों तक आपकी ये जो सेवा भाव है, सेवा कार्य चलता रहेगा और लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ते जाएगी। लोग भी आपको जानेंगे कि हाँ भाई, इनके पास में कुछ न कुछ सुझाव है, कुछ न कुछ सोल्यूशन है, और हम उस सोल्यूशन का अगर उपयोग करें तो निश्चित रूप से हमको हमारे जीवन सुकर हो सकता है, जीवन अच्छा हो सकता है। ऐसे माहेश्वरी समाज की अगर बात करें तो माहेश्वरी सेवा मंडल द्वारा, माहेश्वरी महासभा द्वारा और महाराष्ट्र प्रदेश सभा द्वारा भी मिशन IS 100 डे चला जा रहा है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग आ रहे हैं, वो एक ज़रिया है, एक रास्ता है, लेकिन वही अंतिम ध्येय नहीं है। उसके साथ में हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है उसको भी अगर हम डेवलप करें, उसको हम प्लान भी रखें, ताकि अगर हमको उसमें अगर सक्सेस नहीं मिले तो हमारा प्लान भी रेडी रहेगा और प्लान पे भी हम काम करना शुरू करेंगे। 2 साल 3 साल 4 साल दे दिया, सक्सेस मिला ठीक है, नहीं सक्सेस मिला तो प्लान बी पे काम करना शुरू करके हमको जो डिप्रेशन आता है, जो फ्रस्ट्रेशन आता है, या जो दुख होता है कि मैं क्यों नहीं हुआ और आगे क्या, तो ये बातें भी हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें मैं कभी कभी मानता हूँ, सोचता हूँ कभी, भाई हमको तो सब कुछ है, अभी मेरे पास में घर है, गाड़ी है, सब सुख तो है मेरे को, फिर भी मैं समाधानी नहीं हूँ। तो ये हमको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी मतलब हमको सब चीज़ें आसानी से मिल रही है, जो चीज़ें चाहिए मिल रही है। हमको घर में AC लगाना है, टीवी बड़े स्क्रीन का चाहिए, फ्लैट स्क्रीन चाहिए, मोबाइल स्मार्टफोन चाहिए, ये सब हमको अपने बिना स्ट्रगल के मिल जाती है। ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ठीक है, ये तो रहेगा ही, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको अगर हम, हमारा जो समय बच रहा है, हमारी जो एनर्जी बच रही है, हमारा जो पैसा बच रहा है, वो अगर हम एक डायरेक्शन में अगर उसको डाइवर्ट करें तो निश्चित रूप से हमको एक खुशी मिलेगी, एक समाधान मिलेगा। और हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तो अच्छी रहती है, हम वॉक करते हैं, जिम करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन फिजिकल हेल्थ के साथ में मेंटल हेल्थ और अपना मानसिक स्वास्थ्य के साथ में अपना मनोस्वास्थ्य दोनों अच्छे रहे। जैसे काफ़ी सालों पहले आप सभी तो जानते होंगे कि कबीर जी ने लिख कर गए थे, दुख में समीरण सब करे। जब आपको दुख होता है तो आपको सांत्वन करने के लिए सब आ जाते हैं। वो भौतिक दुख रहता है, किसी को खो दिया है, आपका एक्सीडेंट हो गया है, कुछ आपके साथ में दुर्घटना हो गई है, कुछ नुकसान हो गया है, तो ऐसे आपका सांत्वन करने के लिए, सम्मेलन करने के लिए सब आ जाते हैं। सुख में करे ना कोई, लेकिन जब आप लगते हैं कि भाई आप तो चल रहे हैं, अच्छे लोग हैं, चल फिर रहे हैं, सब अच्छा काम है, कोई तकलीफ नहीं है, तो ऐसे समय आपका समीरण मतलब आपके साथ में जो आपका दुख साझा करने वाला, आपको दुख को समझने वाला ऐसा कोई नहीं रहता है। जो सुख में समीरण करे तो दुख काहे को होए। कबीर जी ने बहुत अच्छे लिख कर गए हैं, दुख में समीरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में समीरण करे दुख काहे का होए। तो ये समीरण मतलब सुख, मतलब भौतिक सुख मानिए, और समीरण मिले तो हमारे माध्यम से जो सेवा भाव करना है, सेवा देना है, वो मानिए। तो निश्चित रूप से आपको इस कबीर जी के दोहे में अपने जीवन का सार मिल जाएगा, अपना जीवन अच्छे से हो जाएगा, और अपने जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियाँ है, उनको भी दिशा मिलेगी, और दिशा मिलने के साथ में सभी का जीवन अपना रिलेवेंस अपना कायम रहेगा। आज के इस समारोह में मैं अभिनंदन करना चाहूँगा विवेक जी रांदड़ का। उन्होंने चेंद्रा एम्पावरमेंट फाउंडेशन का अच्छा कार्य किया है, वो कार्य जारी रहे और उस कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया विधि माध्यम से। इस चीज़ के लिए अगर हमारा कहीं सहयोग लगता है तो ज़रूर आप अप्रोच कर सकते हैं। कोशिश करेंगे, उसमें अपना होगा या नहीं होगा वो बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना, अपना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये सूत्र लेकर अगर हमें बढ़े तो निश्चित रूप से इसका कार्यक्षेत्र मराठवाड़ा या महाराष्ट्र में रहते हुए और भी एरिया में पहुंच सकता है। डॉक्टर अनुराधा जी
ने भी अपना कीमती समय दिया है, काफ़ी बिजी रहती है और उनके इसके बाद में उनका एक एम्पावरमेंट बोलिए या मेंटल हेल्थ बोलिए, इस पर ये उनका एक होने वाला है, तो उसके लिए भी हम सब आतुर है। उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और आज यहाँ बड़ी मात्रा में आप उपस्थित हुए, मुझे यहाँ बुलाया, मुझे आपसे बातचीत करने का, रूबरू करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका और घनश्याम जी मालपानी और श्रीकांत जी मनियार और इस स्मृति सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, कालानी परिवार और आप सभी, विशेषतः अशोक जी सोनी साहब और आज हमारे सत्यनारायण जी राठी साहब भी यहाँ उपस्थित है, जहाँ पे हम जिनसे हमने शिक्षा पाई है, उन्होंने राह दिखाई, उस रास्ते हम चल रहे हैं। तो आज सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ और फिर से आपको आपके कार्य के लिए शुभकामना देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय महेश। जिन्होंने बनारस घराने के गायक पंडित छन्नूलाल जी मिश्र जी से साधना के गुर सीखे और जो साधना को साध्य बना करके सभी के जीवन को आराध्य तक पहुंचा रही हैं, उनके बारे में कुछ पंक्तियों में कहूँगा। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखता है, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज़ बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। मैं विनम्र निवेदन करूँगा आज की हमारी प्रमुख अतिथि एवं प्रेरक वक्ता भाग्यनगर हैदराबाद से पधारी डॉक्टर सौ अनुराधा जी जाजू से कि वे आएँ और अपने ज्ञान के आलोक से हमारा पथ प्रदर्शित करें, इस सभागार को आलोकित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले कि मैं नीचे आऊं, मैं जो वीडियोग्राफर भैया हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी थोड़ा पीछे चले जाएं। को नमन करती हूं मैं डॉक्टर अनुराधा जाजू। आज ऐसा लग रहा है कि ये पूरी सभा दो विषयों पर आधारित है। एक तो साहित्य, जो अनूप जी के संचालन से इतना छलक रहा है, इतनी सुंदर कविताओं का इन्होंने जो बीच बीच में पंक्तियां पढ़ी, तो या तो ये मंच साहित्य का है या ये मंच मानसिक स्वास्थ्य का है। कि विवेक जी और अभी सुरेश जी सभी ने मानसिक स्वास्थ्य पे इतनी बात कही, तो ये और दोनों मेरे पसंदीदा विषय, साहित्य भी और मानसिक स्वास्थ्य भी। तो इस मंच को, घनश्याम जी को, अनूप जी को, श्रीकांत जी को मैं नमन करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और तब बुलाया जब आपके 25 साल पूर्ण हुए ऑफिशियली। वैसे तो 26 हुए, लेकिन तब बुलाया जब रजत जयंती मना रहे हैं, और तब बुलाया जब मंच पर सारे के सारे जो हमारे पूर्व सत्कार जिनको मिला है वो यहाँ उपस्थित हैं। तो मेरे लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि मैंने केवल एक विवेक जी का ही नहीं बल्कि इन सभी का सम्मान जिनको मिला उनके साथ मंच साझा किया। एक बार पुनः आप सभी को नमन करती हूँ। मुझे अगला 45 मिनट दिया गया है आपके साथ कुछ बात करने के लिए। आप सब तैयार हैं? तो एक बार अपने स्थान से खड़े होइए और वापस बैठिए, क्योंकि पिछले काफ़ी देर से आप लोग हमें सुन रहे हैं, तो एनर्जी फ्लो होनी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ वाथ सब थोड़ा आगे करें, अब बैठ जाएं। जो यहाँ से तो जोड़े से कोई बैठा हुआ है नहीं, तो मैं नहीं बोल सकती कि कुर्सी, तो काफ़ी। आप सब रेडी? अगले 45 मिनट्स विद मी। मुझे मालूम है कि नाश्ता के वे टाइम हो गया, खाने का टाइम अभी हुआ नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा जोर से यस, थैंक यू। एक छोटा सा प्रश्न जो हर बार अपने वक्तव्य के पहले मैं सभी से पूछती हूँ, तो यहाँ भी पूछना चाहूंगी। आप सबसे छोटी हूँ फिर भी क्षमा चाहते हैं, ये क्वेश्चन करूंगी। सर, डिसिप्लिन क्यों बनाया जाता है, नियम क्यों बनाए जाते हैं? कोई बताए? कार्य सुचारू रूप से चले इसके लिए नियम बनाए जाते हैं। महिला शक्ति तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। ये बैक बेंचर आंसर मुझे नहीं चाहिए, तो ये आंसर कोई ना दे। और कोई? नियम क्यों बनाए जाते हैं?
कार्य को सुचारू रूप से चलने के लिए? और अरे आप उत्तर नहीं देंगे, घर जाके बच्चों को क्या समझाएंगे कि नियम फॉलो करो जीवन को सफल बनाने के लिए? और कोई उत्तर? आप उत्तर देने वाले हैं? और जी सर, जी, कायदे में फायदा है, ये है मारवाड़ी बोली, कायदे में फायदा है, बिल्कुल सही बात। तो अभी इस कायदे को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि फायदा तो हमें यहाँ भी चाहिए। अगले 45 मिनट जो मैं बोलूं वो आप तक पहुंचे, ये फायदा तो हमें भी चाहिए, ठीक है? तो चलिए 2 नियम बनाते हैं। पहला नियम, अगले 45 मिनट आप सभी मुझसे कनेक्टेड रहेंगे, कोई भी मुझे जज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ बहुत प्रबुद्ध वक्ता बोल के गए हैं, तो प्लीज जज ना करें। हर साल एक प्रबुद्ध वक्ता आता है, उनसे भी जज ना करें, क्योंकि जैसे ही आप मुझे जज करेंगे वैसे ही क्या होगा, आप मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, है ना? जैसे ही देखेंगे व्हाइट साड़ी क्यों, पिंक क्यों नहीं, ग्रीन क्यों नहीं, डिस्कनेक्ट। तो जैसे ही आप ऐसा कुछ करेंगे वैसे ही मैं जो बोलना चाहती हूँ वो आप तक नहीं जाएगा, ठीक है? प्रॉमिस? थैंक यू। सेकेंड, यहाँ पर जो भी बात मैं कहूँगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी अनकन्वेंशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं केवल बोलते रहना मुझे नहीं समझ में आता, तो बीच बीच में आपसे भी प्रश्न पूछूंगी, बीच में आपके मन तक भी जाऊंगी। तो ऐसा जब भी हो तो उस बात को जो भी दूसरा व्यक्ति सुन रहा है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करे। ये बिल्कुल ना सोचे ये मेरे मतलब का नहीं है, ये मेरे साथ तो नहीं होता है, बगल वाले के साथ होता है, ऐसा नहीं है। हर चीज हर व्यक्ति के साथ कभी ना कभी जीवन में होती ही है। तो 2 नियम बहुत सिंपल। पहला, अगले 45 मिनट घनश्याम जी ने यहाँ बुलाया और मैं तो 40 मिनट पहले पहुंची हूँ, है ना घनश्याम जी? ट्रेन को भी जल्दी ले आई, तो मैं इतनी ज्यादा डेडिकेटेड वक्ता हूं। तो आप लोग भी ये नियम मेरे साथ बनाए रखिए कि मुझसे डिस्कनेक्ट मत करिए, और जो भी यहाँ पे उदाहरण के दौर पर मैं आपको समझाने वाली हूँ उसको अपने से जोड़ के रखिए। ऑल रेडी विद मी? यस? थोड़ा जोर से। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो। आप में से कोई जब मंदिर के रास्ते से गुजरता है तो अपने आप को एक प्रणाम, मतलब हम मंदिर के लिए करते, भले ही वहां पर मंदिर हमें दिखे या ना दिखे, एक ध्वजा भी दिख जाए, एक चिन्ह भी दिख जाए, तो हम प्रणाम कर लेते हैं, ठीक है? मैं भी कुछ इसी तरह की बात को लेकर अपने वक्तव्य को रखती हूँ, इसीलिए हर वक्तव्य में सिर्फ बोलने की बजाय मैं कुछ टिप्स देने में बिलीव करती हूँ कि ये टिप्स अगर आप याद रखेंगे तो जिस चीज को लेकर यहाँ पर अगला 45 मिनट बोला जाएगा उसको आप कभी अपनी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। कितने वक्ताओं को सुन चुके हैं, कितनी बातें याद रहती हैं? नहीं रहती है ना? हर साल भागवत सुनते हैं, कितनी ही बातें याद रहती हैं? नहीं रहती ना? आज यहां से जो आप बातें सुन के जाएंगे वो 80% आपको याद रहेंगी, मेरी गारंटी है। नहीं तो मुझे फोन करिएगा, मैं वापस परभनी आऊंगी फिर से याद दिलाने। लेकिन 100% मेरी गारंटी कि 80% आपको याद रहेगी। ज्यादा गणित में मत जाइए, 20% का रहता है लोचा, ठीक है? तो आज यहाँ पर आपके साथ मैं क्रिएट करूंगी कि आप अपनी लाइफ को पावरफुल कैसे बनाएं। क्या कैसे बनाएं? बनानी है यानी अभी नहीं है? यानी अभी आपकी लाइफ पावरफुल नहीं है। क्या होती है पावरफुल लाइफ? क्या होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ? जैसा अभी सुरेश जी ने कहा कि हमें सब कुछ मिल जाता है, जो चाहिए वो मिल जाता है। लता मंगेशकर को सुनना है, इंटरनेट पे डाला, मिल जाता है, कुछ भी मिलता है ना, इंस्टेंट। उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं, नहीं है? कहीं पे ऐसा लगता है कुछ कमी बाकी है। सर उसका एक छोटा सा उत्तर मैं देना चाहूंगी। इसका एक बहुत छोटा सा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को त्वरित, तुरंत प्राप्त करना। ये जो एक खुशी होती है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेरी खुशी होती है, बहुत ज्यादा। अब पहले एक जमाना होता था कि आपको मधुबाला की फोटो देखनी है तो महीनों महिला मतलब वो विशेषांक का आप इंतजार करते थे कि उसमें मधुबाला की एक फोटो आएगी। आज ऐसा नहीं है, इंटरनेट पे नाम डालिए 10 फोटोज आ जाएंगी। आपको क्या हुआ, तुरंत उस चीज का एक्सेस हो गया, लेकिन वो तुरंत हुआ, इसके लिए आपकी जो हैप्पीनेस है वो कम हो गई। दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जिसकी वजह से आज हम में से बहुत सारे लोग सब कुछ बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं होते। आप में से कितने लोग हर हफ्ते चित्रहार का वेट किया करते थे?
हम लोग का वेट किया करते थे, संडे की संडे रामायण का वेट किया करते थे, और उसमें भी एक खुशी होती थी। और आज क्या है, आपने यूट्यूब लगाया, ओटीटी पे आपको तुरंत पुराना नया सब मिल गया, लेकिन वो खुशी नहीं मिली। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इससे दूर रहिए। जितना हो सके डिलेड ग्रेटिफिकेशन दीजिए। बच्चों को भी, घर में भी। पत्नी भी 4 बार बोले पिक्चर जाना है तो 5वीं बार में लेके जाइए। तुरंत लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चली तो जाएगी लेकिन खुश नहीं होगी, क्योंकि आप एक बार में मान गए। ठीक है। और पत्नियां भी, जब पति 10 बार बोले पालक पनीर पालक पनीर पालक पनीर, तब बनाइए, एक बार में नहीं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन किसी को भी नहीं दीजिए, क्योंकि उससे खुशी कम मात्रा में मिलती है। तो चलिए, ये तो एक एक्स्ट्रा टिप हो गई। अब मैं आपको वापस लेकर आती हूँ इस चीज में कि हाउ टू मेक योर लाइफ पावरफुल, हाउ टू मेक योर लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, क्या होता है पावरफुल होना? अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखना, ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना। क्लियर? एनी डाउट? नहीं। अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखना, ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना। यूजुअली क्या होता है, हमारी लाइफ किसी और के हाथ में होती है। कैसे? मैं यहाँ पे वक्तव्य दे रही हूँ, आपने ताली नहीं बजाई, मुझे क्या हुआ? दुख। मुझे क्या हुआ? एक क्वेश्चन कि लगता है मैं अच्छा नहीं बोल रही हूँ। वहां जो बैठे हुए प्रबुद्ध हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि कहीं कुछ कम हो रहा है। क्या हुआ? मैंने अपनी लाइफ की चाबी किसको दे दी? दूसरों को। कभी आपको, कभी उनको। कभी सरोज जी गट्टानी को चेहरे पे देख रही हूँ, अच्छा इनके चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही है, लगता है ठीक नहीं जा रहा है मेरा प्रोग्राम। किसको दे दी चाबी? यहां पर आप अपनी लाइफ में वीक पड़ जाते हैं। महिला शक्ति इस बात को और ज्यादा अच्छे से समझती है। खाना आप बनाओ, मेहनत आप करो, तारीफ किससे मांगी जाती है? और अगर ये तारीफ ना करें तो अपनी ही कुकिंग पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। यस और नो? है कि नहीं? तो हुई क्या आपकी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी? हाँ या ना? हुई क्या आपकी लाइफ पावरफुल? नहीं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ की चाबी किसको दे रखी है? सामने वाले को। करेक्ट? तो हम आज यहां पर अपनी लाइफ की चाबी अपने हाथ में रखेंगे, बस इतना ही सीखेंगे 4 पॉइंट से। ठीक है? कितनी भूमिका बनानी पड़ती है आप लोगों के साथ कनेक्ट बिठाने में। तो केवल 4 पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको ऐसी ऐसी टिप्स दूंगी कि आपकी लाइफ की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी, और बिना स्वार्थी बने, क्योंकि स्वार्थी तो हमें बनना नहीं है, है ना? तो चलिए, सबसे पहले जो पहला टिप है बहुत सुंदर है। एक वर्ड आता है डियर। सुने? वो हिरन वाला नहीं, प्यार वाला डियर होता है ना। कोई स्पेलिंग बताएगा डियर की? DEAR। सही है या कुछ गलती? मुझे पता है कि इस तरफ के लोगों को हाँ में हाँ मिलाने की आदत होती है जब वहां से आवाजें आती हैं, लेकिन फिर भी अगर गलती है तो आप बोल सकते हैं। डियर, DEAR। ऑल सेट? ऑल डन? परफेक्ट। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद डियर। बस इस शब्द को जब आप याद रखेंगे तो यहां में मेरा बोला हुआ हर एक वक्तव्य आपको याद रहेगा। डी को कोट करेंगे, ई को कोट करेंगे, ए को कोट करेंगे, आर को कोट करेंगे, वक्तव्य खत्म। डन? बहुत इजी है। डी, डी स्टैंड्स फॉर डिकोड योर इमोशंस। क्या करना है? डिकोड योर इमोशंस। कोडिंग का जमाना है, आप में से बहुत सारे यहाँ पे आईटी के लोग होंगे, जिनके बच्चे आईटी में होंगे, तो कोडिंग का जमाना है, सबको पता है। एक कोडिंग हम यहां भी करेंगे रिश्तों के साथ। डिकोड द इमोशंस। डियर का डी स्टैंड्स विद व्हाट? वापस बोलिए, याद करवा के भेजूंगी पक्का। यस, चेतना एम्प्लॉइज जी। डी कोड, नॉट कोड, डी कोड द इमोशंस। ठीक है? कैसे? आपको यहां पर एक जोड़ा बुलाना चाहती हूं, एक महिला पक्ष से, एक पुरुष पक्ष से। प्लीज वॉलंटियरशिप करें यहां पर। कोई भी 2 या 2 महिलाएं आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट। अब यहां मेरा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मत छीनिए कि डिले कर करके आएंगे। आ जाइए, आ जाइए। आप पूरी सभा से मैं चाहूंगी कि इस जो हम अभी यहाँ पे करने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उस डायलॉग्स पे ध्यान दीजिए, और कोशिश कीजिए इमोशंस को डिकोड करने की। ठीक है?
क्योंकि ये अगर आपने कर लिया ना 100% मैं बता रही हूँ आपकी 30% प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट हो जाएगी। मैडम आप में से कोई एक पति बन जाओ और एक पत्नी, कौन बनेगा? आप पति बन रही हैं और आप? पहले तो इनके लिए जोरदार ताली, ये पति बन रही हैं। इतना बड़ा रिस्क और आप पत्नी, ठीक है। मैं इनको एक केस स्टडी देती हूँ, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप इनके कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करिएगा और डिकोड करिएगा, ठीक है। मैडम आपको एक छोटी सी एक मैं एक परिस्थिति दे रही हूँ कि आपका पीहर कहाँ है? अकोला, बहुत प्यारा शहर है अकोला, मैं गई हुई हूँ वहाँ पे। तो अकोला में इनके भाई साहब ने इनके लिए बहुत ही सुंदर एक सूट भेजा, सूट ड्रेस, ठीक है, 25,000 का। कितने का? जोर से? 25,000। पीहर से आया है, और जोर से? 25,000। अंग्रेजी। 25,000 का सूट आपके भाई ने भेजा, आपने उसको बुटीक में सिलवाने दिया, वो सूट हो गया खराब। डिजाइनर ने उस सूट को क्या कर दिया? खराब, ठीक है। अब साहब घर आते हैं शाम को ऑफिस से थके हुए और आपका मूड क्या है? पूरी तरह से खराब, ठीक है। अब आप अपना संवाद चालू रखिए। आप ऑफिस से आए हैं, आपने देखा है कि आए हैं और आपका मूड क्या है? खराब। कारण क्या है? ड्रेस खराब हो गई है। कौन सी ड्रेस? मायके से आए। मायके से आई हुई। सब ध्यान दें, ठीक है। चलिए बताइए आप कैसे इनको वेलकम करेंगे? आप हाँ, लगा। हेलो हेलो हेलो। हेलो। जी। बहुत देर लगा दी, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। हाँ, ट्रैफिक में फंस गया था आज, बहुत ऑफिस में भी बहुत लेट हो गया और ट्रैफिक ने भी अटका दिया। कैसा रहा आज का दिन? अरे बहुत एग्जॉस्ट, क्या इ- करूं, इनके सारे कलीग्स इनके ही पति नहीं आ यहाँ पे आए हैं क्या? इनके आए हैं तो पा- कृपया श्याम खड़े हो। भैया, श्याम भैया, हाँ, श्याम जेतलिया, डॉक्टर श्याम जेतलिया। ओके। जी, बहुत ही मतलब अच्छी वाली पत्नी है आपकी कि पीहर से आया हुआ सूट खराब है फिर भी आपको इतना एंटरटेन कर रही हैं। जी, आगे आगे। पहले थोड़ा मूड उनका चेक कर लेती हूँ ना, फिर बाद में। परफेक्ट। देखिए उन्होंने मूड चेक किया है, फिर उसके बाद ये माइक अच्छा नहीं है भैया, माइक चेंज करिए। जी, फिर बोलिए। आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? पहले हाँ यार, गरम गरम चाय हो जाए बस। क्लाइमेट ऐसा है, चाय तो आप पकोड़े भी बना सकते हैं, कांदे पकोड़े तो और भी मजा आ जाएगा। एक बार चाय पी लीजिए, फिर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है भाई, चाय क्या, चाय पे ही वाइंड अप कर दोगे क्या? ठीक है। हम इंतजार कर रहे हैं, आप पॉइंट पर आए। आपको पता है आज क्या हुआ है? जो मेरे भैया ने मुझे। हेलो। भैया माइक की बहुत जरूरत है, बहुत इंटरप्शन ना हो पति पत्नी के बीच में। जी। मेरे भैया ने जो मुझे मैके से जो अभी ड्रेस दिया था 25,000 का, पता है यहाँ पे वो टेलर ने उसको पूरा बिगाड़ दिया। अब वो मैं पहन भी नहीं पाऊंगी, इतना बुरा लग रहा है। कैसे करता है वो? ठीक है ना, चलते रहता है, 25,000 की बात है, और मिल जाएगा। यहीं रुक जाइए। पत्नी ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मायके से आया हुआ मेरा 25,000 का सूट खराब हो गया। पति ने क्या रिप्लाई दिया? ठीक है, चलता रहता है, होता है। क्या आपको लगता है कि एक पत्नी इस आंसर से खुश होगी? नो। नहीं, पहला आंसर रिजेक्ट। डन, नेक्स्ट। दूसरा कोशिश करिए, ये तो रिजेक्ट हो गया। अरे भाई, ड्रेस ही खराब हुआ है ना, ठीक से करवा लेंगे, इतना क्यों लोड ले रही हो? नहीं, वो वैसा तो नहीं होगा ना जैसा मुझे दिया। इन्होंने इतना प्यार फिर दिया। इन्होंने फिर से बोला कि भाई ड्राई क्लीन करवा लेंगे, ठीक कर लेंगे। पत्नी खुश है इस आंसर से? नहीं। वेरी गुड। तीसरा। अरे तो जब बीसी लग जाएंगी ना, तब तुमको नया ड्रेस दिलवा देंगे हम। हेलो हेलो ये रिप्लेसमेंट दे रहे हैं भाई के कीमत का। जी बताइए, आप खुश हैं इस वाले ऑप्शन से? आप तो दिला देंगे, लेकिन उसमें वो जो खुशी मुझे उसने दी थी उतनी तो नहीं मिलेगी ना। सही बात है, लेकिन तो तीसरा ऑप्शन भी बेकार हो गया कि हस्बैंड ने बोला मैं दिला दूंगा, तो वहां पर भी बात नहीं बनी। 3 ऑप्शंस तो हस्बैंड के क्या हुए? क्रॉस। यस। और कोई है आपके पास? नहीं। बस 3। हाँ, जब उसकी बीसी लग जाएंगी तब उसको दिलवा देंगे। डन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड डीकोडिंग ऑफ इमोशंस किसको बोलते हैं। जब उन्होंने कहा कि 25,000 का मेरा सूट खराब हो गया और इन्होंने बोला कि मैं तुम्हें नया सूट लाके दे दूंगा, पत्नी को वो नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि वो सूट खराब हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, पत्नी को वो नहीं चाहिए। उन्होंने बोला ड्राई क्लीन करा लो, पत्नी को वो नहीं चाहिए। आपने इमोशंस को डिकोड नहीं करा, पत्नी को एक्चुअली
कोई भी सॉल्यूशन नहीं चाहिए। पत्नी को क्या चाहिए? पियर का सुख, पियर का सुख। सर कोशिश भी मत करिएगा, वो ऑन कर रही हूं जी। क्या चाहिए पत्नी को? मायके का सुख, जो मायके से आया हुआ सुख। बिल्कुल भी नहीं। आपने ये कह दिया। हाँ सर, पीछे हाथ उठ। उन्होंने बोला कि तुम्हारा देख लो। मुझे सुनाई नहीं दिया, कोई बोले। समय देना चाहिए, ओके। हाँ, समय समय। पत्नी समय- पत्नी संवेदना। का दर्द सुनना चाहिए। संवेदना देना चाहिए। ओके। एक्चुअली में यहाँ पर डिकोडिंग ऑफ इमोशन सिर्फ इतनी सी थी कि पत्नी को किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन पति से चाहिए ही नहीं था। उनको चाहिए था सिर्फ एक ऐसा कान जो सिर्फ सुने, बस। खत्म। कोई गाना नहीं, कुछ नहीं। केवल इतनी सी बात थी कि जब उसने कहा आपको पता है सूट खराब हो, अच्छा कैसे? अरे वो टेलर। हेलो। अच्छा फिर तुम क्या करोगी? पत्नी अपने आप में सक्षम है अपने रिजल्ट्स को निकालने के लिए, सॉल्यूशंस को लाने के लिए। तो यहाँ पर जब डिकोडिंग ऑफ इमोशंस नहीं होते तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों थैंक का। यू सो मच। इसी को रिवर्ट कर लेते हैं कि जब पति अगर किसी, सो डी स्टैंड्स फॉर डिकोड द इमोशंस। बिकॉज ये बात आप ध्यान रखिए कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस। ग्रह ही अलग हैं, दोनों पृथ्वी को बिलोंग करते ही नहीं हैं, दोनों की भाषा एक है ही नहीं। इसलिए पत्नी जो बोलती है वो अक्सर पति को समझ नहीं आता, और पति जो बोलता है वो तो कभी ही पत्नी को समझ नहीं आता। क्योंकि सिंपल सी बात है कि हम एक दूसरे के इमोशंस को डिकोड नहीं कर पाते हैं, और ये हर के साथ जगह जगह पे होता है। अगर आपको ये डिकोडिंग समझ में आ गई तो आपकी लाइफ बहुत पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि तब पत्नी ये बोल के नहीं रोएगी कि आपको तो कभी कुछ समझ ही नहीं आता है, और पति इस बात से परेशान नहीं रहेगा कि कितना भी कर लो तुम्हें कभी शांति मिलती ही नहीं है। राइट? सो अपने आप को अगर स्ट्रांग बनाना है तो डिकोड करिए। मेरी जब नई नई शादी हुई थी हैदराबाद में, जो लोग हैदराबाद से फेमिलियर हैं, वहाँ पे एक रास्ता है नेकलेस रोड, बहुत प्यारा सा, एक लेक के किनारे एक जगह है। तो मैं और मेरे हस्बैंड ड्राइव पे जा रहे थे, तो जब 10-15 मिनट की ड्राइव हो गई तो मैंने उनसे कहा कि स्वीट कॉर्न खाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं घर से खाना खा के हम निकले हैं तो मुझे नहीं खाना है। थोड़ा और जाने पे मैंने कहा स्वीट कॉर्न खाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पेट बिल्कुल भरा हुआ है, मैं स्वीट कॉर्न नहीं खाऊंगा। और एक बार मैंने ट्राई किया, देखिए बहुत अच्छे वाले, खा लीजिए थोड़ा। वो बोले नहीं मुझे नहीं खाना है, और मेरा मुंह फूल गया, जितना अभी मैं फूली हुई हूँ उससे थोड़ा और। क्यों फूला? क्योंकि स्वीट कॉर्न किसको खाना था? और पति को क्या लग रहा था कि उससे पूछा जा रहा है, और वो बड़े ही नफासत से ये बोल रहा था कि मुझे नहीं खाना। क्योंकि पुरुषों की आदत होती है कि अगर उनको पान खाना है तो वो अपनी टू व्हीलर ले जाएंगे, पान की दुकान पे रोकेंगे, उतरेंगे, पान खरीदेंगे, खाएंगे। हो सकता है घर के लिए भी ले लें, अदरवाइज ठीक है। लेकिन पत्नी ये चाहती है कि पुरुष जाए और उनके लिए पान लेकर आए। तो डिकोडिंग ऑफ इमोशंस जरूरी है कि नहीं है? पूछ तो मैं अपने लिए रही थी ना, मैं कह रही थी कि खाओ, तो वो खाते तो मैं खाती। लेकिन पुरुष ऐसा नहीं करता है, उसको खाना है तो वो खाएगा, उसको जरूरत नहीं है कि पत्नी खाए तब वो खाए। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो कम प्यार करते हैं, ऐसा इसलिए नहीं है कि आप ज्यादा प्यार करती हैं, ऐसा इसलिए है कि वो दूसरे ग्रह से हैं, आप दूसरे ग्रह से हैं। तो उनकी बातें लच्छेदार होती हैं, आई मीन आपकी बातें लच्छेदार होती हैं, और उनकी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। उनको अगर कभी पेट्रोल पंप पे वो गए और पॉकेट में पैसा नहीं है, वो अपने दोस्त से सीधे बोलेंगे अरे 500 रुपए दे, पेट्रोल भरवाना है। हाँ कि ना? महिला बोल सकती है। वो अपनी बहन को भी पूछेगी, अच्छा एक बात बता, कितना लेके निकली थी कैश घर से? अच्छा होगा अभी तेरे पास कुछ? अरे सीधे सीधे बोलो ना 500 चाहिए। लेकिन महिला ऐसा नहीं बोलती।
इसमें कोई गलत या सही की बात नहीं है. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द नेचर, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर इवॉल्वमेंट कि एक महिला किस तरह से बात करती है और एक पुरुष किस तरीके से बात करता है. यही कारण होता है कि घर पे अगर कोई कारपेंटर आता है तो महिला उससे उसी पैसे में 2 कील और ठुकवा लेती है. और भैया कहाँ से हो, चाय पियोगे, अच्छा घर पे बच्चे हैं क्या, बस इतना बोल के वो 2 कील और एक्स्ट्रा ठुकवा लेती है. लेकिन जो पुरुष होता है वो काम से काम रखकर केवल इंफॉर्मेशन देता है. अपवाद दोनों जगह हैं लेकिन एक नॉर्मल बात. तो डी स्टैंड्स फॉर decode your emotions, decode others emotions as well. करेक्ट? तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि अच्छा आपको उनका वक्तव्य पसंद आया क्या, ताली तो उनके लिए बजाइए. तो ये समझ लीजिए ताली किसको चाहिए, तो बजाइए. जोक से पार्ट, लाइफ अपने आप बहुत पावरफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगी अगर आपको ये समझ में आ गया कि जो सामने वाला है वो आपसे क्या बोलना चाहता है. और महिलाओं से खास तौर पे मैं ये कहूँगी सीधी बात करिए, क्योंकि पुरुष वर्ग को लच्छेदार बातें समझ में नहीं आती. क्यों ज़िंदगी खराब करनी है, खाना बनाया तो सीधे सीधे पूछ लीजिए कैसा बना. क्यों खड़े रहना है, वेट करना है कि आप कुछ बोलेंगे, नहीं बोला तो उस बात को लेकर बैठना है, नहीं, सीधे पूछिए. ये सीधा जवाब देने वाले सीधे प्राणी हैं. ठीक है? और आप लोग भी जब वो कुछ पूछें तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए नहीं खुद के लिए पूछ रही हैं. तो अगर वो कहें कि एसी चला दूं, गर्मी लग रही है, तो एक्चुअली किसको लग रही है? तो उत्तर अपने अनुसार मत दीजिए, उत्तर किसके अनुसार दीजिए. ठीक है? अग्रिम पंक्ति सबसे पहले समझ जाती है, अनुभव है. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया, सब अपनी अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं. अब यही बच्चों पे भी लागू होता है, पति पत्नी पे भी लागू होता है. अगर आप अपने बेटे से बात कर रहे हैं, स्ट्रेट बात करिए. मेरे बच्चे मुझे कई बार कहते हैं एकदम मेलोड्रामेटिक हो मम्मा, आप बहुत मेलोड्रामेटिक हो. क्यों? क्योंकि मैं ड्रामा करके बात करूं. बच्चों को क्या चाहिए, स्पेशली बॉयज को, स्ट्रेट बात. करेक्ट? ऑल सेट? यस, नो, मे बी, थोड़ा और. अब नेक्स्ट वाला लेटर कौन सा है, कौन बताएगा? ई. ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस योर एक्शंस. डन? दोनों हाथ, मेरा बहुत फेवरेट एक्सरसाइज है, मैं यूजुअली हर जगह करवाती हूं. दोनों हाथ स्ट्रेट, एक दूसरे के सामने, ऊपर नहीं, सुनिए, डिकोड. एक दूसरे के सामने हाथ. जिनको नहीं दिखाई दे रहा है वो खड़े होके एक बार देख के वापस बैठ जाएं. स्ट्रेट दोनों हाथ आमने सामने. आपका जो लेफ्ट हैंड है, मैं स्टेज पे भी बोलूंगी, आप भी करें, बहुत मजा आएगा. आपका जो बायां हाथ है वो आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपका जो दाहिना हाथ है वो आपका एक्शन है. ठीक है? आपकी लाइफ में बैलेंस कब रहेगा? जब दोनों हाथ बराबर रहेंगे. डन? ऑल सेट? मुंह से बोलना है हाँ ना. परफेक्ट. नाउ आपने अपना बायां हाथ जो कि एक्सपेक्टेशन का हाथ है उसको ऊपर किया. आपकी एक्सपेक्टेशन कि आपको बहुत अच्छा फिगर मिले. मेरी एक्सपेक्टेशन मेरा वजन कम हो. मैंने क्या किया, अपनी एक्सपेक्टेशन को ऊपर बढ़ाया. लाइफ में डिसबैलेंस आया या नहीं आया? क्योंकि हाथ दोनों बराबर में नहीं है. तो अब लाइफ में बैलेंस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो एक्शन वाला हाथ ऊपर या फिर एक्सपेक्टेशन वाला नीचे. बस ये जीवन का दूसरा सूत्र आपको दे रही हूं. एक्सपेक्टेशन आपकी, तो एक्शन किसका? एक्शन किसका? आपका. तो अगर आप चाहते हो, मैं अपने गर्भ संस्कार के सेशंस में भी बोलती हूं, अगर आप चाहते हो कि बच्चा कृष्ण जैसा हो तो माता को यशोदा होना पड़ेगा. आप सोचो कि आप दुनिया का सारा वो काम करो जो आपको नहीं करना चाहिए और बच्चे आपको बिल्कुल एकदम सुघड़ सुसंस्कृत, नहीं होगा. तो सर स्क्रीन टाइम का बड़ा टिप देती हूँ. आप स्क्रीन टाइम पे इतने दिनों से पीएचडी कर रहे हैं, एक बार डेटा जरा पेरेंट्स का भी लेके देखिए कि वो कितने स्क्रीन टाइम पे हैं. आपको एक बहुत बड़ा लूप मिलेगा कि जो बच्चों के स्क्रीन टाइम से परेशान हैं, मिताली जी, उनके माँ बाप का स्क्रीन टाइम कितना है वो देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. अभी मैं मतलब ये तो आम तौर पे घरों में देखा जाता है, माँ बाप स्पेशली तुरई की सब्जी, कद्दू की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं. उस दिन खास तौर से उनके पेट में दर्द हो जाता है,
कई बार ऐसा होता है जब घर में इस तरह की सब्जियां बनती हैं तो वो कहते हैं तुम इतनी चीज़ें यूट्यूब पे देखती हो, तुमसे एक सब्जी अच्छी नहीं बनती है, यही बना देती हो। लेकिन वो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम ऑर्गेनिक डाइट खाओ, तुम नॉर्मल डाइट खाओ, तुम बैलेंस डाइट खाओ। होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन किसकी है? मेरी। एक्सपेक्टेशन किसकी है? आपकी। तो एक्शन किसका होना चाहिए? आपका। अगर मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि परभनी मुझे फिर बुलाए, तो ये मेरा एक्शन होना चाहिए कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करूं। यस और नो? परफेक्ट। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में कोविड के बाद में बहुत फर्क आ गया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मैं उससे इतना ज़्यादा नहीं मैच कर पा रहा हूँ, तो आपकी एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए कि बस इतने में ही मैं संतुष्ट हूँ। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि बिजनेस और एक लेवल ऊपर जाएगा, तो एक्शन किसको लेना है? सिंपल। चाबी किसके पास आ गई? इनको खाना दीजिए भाई। आपकी लाइफ की चाबी किसके पास आई? आपके पास। क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि वो मैं हूं जिसे डिकोड करना है, वो मैं हूं जिसको क्या करना है? एक्शन लेना है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन किसकी है? मेरी। डन? सबको क्लियर? कोई डाउट? मंच को कोई डाउट? थैंक यू। थर्ड पे आगे बढ़ते हैं टाइम को देखते हुए। थर्ड है ए। ए स्टैंड्स फॉर अनुराधा। याद रहेगा? थैंक यू। ए स्टैंड्स फॉर ऑलवेज बी इन एक्शन। एवरीवन, ऑलवेज बी इन एक्शन। जब कोई आके आपको बोलता है, और कोविड के समय में हमने ये बहुत लाइन सुनी थी, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सुनते हैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग तो कितने ही आते हैं, बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचें। क्या होता है ये सकारात्मक सोचना? एनीवन? जैसे मैं एक सकारात्मक सोच रखूं कि कोई सोए ना मेरे वक्तव्य में, ये एक सकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोचना क्या होता है? जो जवाब नहीं देगा ना, उसके मैसेज पे बैन हो जाएगा कि वो कल से ये मैसेज डाले कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो प्लीज आंसर मी, क्या होता है बी पॉजिटिव होना? जी सर। जैसा भी है उसको एक्सेप्ट कर लेना। जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करना। ओके, एनी अदर आंसर? परबनी, मैंने सुना था यहाँ बहुत प्रबुद्ध जनता रहती है। मैं बताऊं? जी प्लीज। हमें जो चाहिए वह सोचना है। जो है उसको स्वीकार करना, जो चाहिए उसके बारे में सोचना। आप नारायण रेकी से हैं? आप नारायण रेकी फॉलो करती हैं? नहीं? ओके। और क्या होता है पॉजिटिव रहना? सभी का अच्छा हो ऐसा सोचना। सभी का अच्छा हो ऐसा सोचना। ओके, सब अपनी। यस यस सर। जो सिचुएशन आए या तो उसको एक्सेप्ट कर लो या फिर सॉल्यूशन देखो उसका। मैं आपको एक छोटा सा, जी मैडम प्लीज, मैं वहां तक नहीं आ पाऊंगी, 1 मिनट रुकिए, शायद कोई माइक लेकर आपके पास आए। परिस्थितियां विपरीत रहने के बावजूद भी आशावादी रहना, इसको पॉजिटिव रहने का। ओके ओके, हाँ, परिस्थिति में आशावादी रहना। जी। सेटिस्फैक्शन होना। जो सिचुएशन है उसमें जो अच्छाई है उसे ढूंढना, मतलब सकारात्मक। ओके, जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें से अच्छा निकाल लेना सकारात्मक है। मैं बीमार पड़ गई, अब जैसे कल मैं जब यहाँ पे आ रही थी तो उसके ठीक 1 घंटे पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट। आज सुबह से मैं काफ़ी बार फ़ोन पे थी बिकॉज वो एक पुलिस केस तक हो गया है, बहुत परेशान चल रहा है ये केस हुआ। अब मैं इसमें क्या सकारात्मक देखूं? बच्चा बच गया, ये देखूं? अच्छा, ओके। और सामने वाला बच गया, ये भी। मैं आपके सारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है। मैं इसमें एक एडिशन करती हूँ। बी पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है, क्योंकि इसको हर जगह लगा के देखिएगा, इवन जो आपकी लाइफ में कोई बहुत गलत एपिसोड, कोई बहुत बड़ी कैजुअलिटी भी हुई, उसमें भी अगर कोई आके ये कहता है कि प्रभु इच्छा हुई है वही जो राम रचि राखा, प्रभु इच्छा, बी पॉजिटिव होना होता है दैट यू हैव टू बी ऑलवेज इन एक्शन टू गेट अ सोल्यूशन। दैट्स इट।
और कुछ नहीं होता बी पॉजिटिव होना। आपके अब मेरे पास में जब कल उसका फोन आया कि मम्मा एक्सीडेंट हो गया, उस समय पे मुझे एक्शन में रहना है टू गेट द सन बैक टू होम, टू गेट द पुलिस इंक्वायरी डन, टू गेट द पर्सन, टू गेट द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल, दैट इज टू बी टेकन इन कंसिडरेशन, करेक्ट? तो यहां पर पॉजिटिव होना क्या है कि आप उस मानसिक अवस्था में रहें जब आप निर्णय ले सकें, जब आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। घर में किसी को कोई ऐसी बीमारी पता चल गई जो बहुत घातक है, अब उस समय कैसे सकारात्मक रहा जाता है? नहीं, जो हुआ कर्मों का फल है ये सोच के, अच्छा ठीक है हम इससे भी बाहर आ जाएंगे ये सोच के, या उसके टुवर्ड्स एक एक्शन लेकर कि इमीडिएटली मेडिकल टेस्ट कराओ, इन्वेस्टिगेशंस कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, इसका सॉल्यूशन निकालो। क्या हुआ? पॉजिटिव होना हुआ जब आप उस परिस्थिति के लिए कोई सॉल्यूशन की तरफ एक्शंस लेते हैं। दैट इज टू बी पॉजिटिव, दैट्स इट, नो अदर थिंग, राइट? कल एग्जाम है, बच्चे ने आज आके बोला 2 चैप्टर और पढ़ने हैं। कई बार बच्चों की माँओं के साथ ऐसा होता है, उनको अभी याद आता है कि कल एग्जाम है, मुझे 2 चैप्टर और पढ़ने हैं। क्राइसिस डेवलप, यस, आपको एक डील करने जाना है और आपको पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं ही नहीं, घर पे छूट गए। क्राइसिस डेवलप, नाउ यू आर इन क्राइसिस, तो व्हाट कैन बी डन? पॉजिटिव क्या सोचा जा सकता है? कुछ कारण रहा होगा तभी डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में नहीं है, इसके पीछे कुछ अच्छा रहा होगा? नो, इमीडिएटली कॉल एट होम, किसी को बोलिए घर जाके उसकी फोटो खींच के पीडीएफ बना के भेजे। टू गेट अ सोल्यूशन इज टू बी having an action, and that is actually the positivity of your life. Yes or no? So be in action is absolutely important to be positive in your life. अब जब आप सुबह उठ करके अपने फोन पर एक गुड मॉर्निंग मैसेज देखते हैं, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उस मैसेज को डिलीट करना है कि उसको एक्सेप्ट करना है। ये एक्शन विल टेक यू टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी। उसको केवल पढ़ लेने से या उसको डिलीट करके रिसाइकिल बिन में डाल देने से लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। यस और नो? तो अभी जो मैंने 3 एक्रोनिम्स बताए उनको रिपीट करने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि आप एक्शन में रहेंगे। यस और नो? तो रिपीट करिए। फर्स्ट, डी कोड, ई एक्सपेक्टेशन एंड एक्शन का बैलेंस, ए ऑलवेज इन एक्शन, ऑलवेज इन एक्शन, ऑलवेज इन एक्शन, करेक्ट? डन? 4th पे जाएंगे, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को मेरी बात से सहमति नहीं है, किसी को ऐसा लग रहा है कि इतना आसान तो नहीं है जितना इन्होंने बोला, तो हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है? इसके पहले कि हम चौथा पॉइंट यहाँ पर बोलें, आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि एक्चुअली मैं अपनी लाइफ में गलत नहीं होता, जो बगल में है वो होता है, उसको ये समझना चाहिए, मैं तो समझा हुआ हूँ? लगता है ये फीलिंग आती है? देखिए, एक हाथ उठा है कि आती है, बाकी किसी को नहीं आती है। थैंक यू, ऑनेस्टली बोलिए, आती है ये फीलिंग कि मुझे, यस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है बच्चे मेरी नहीं सुन रहे हैं। हमने तो सुनी थी ना अपने बड़ों की, तो प्रॉब्लम किस में है? बच्चों में, क्योंकि वो नहीं सुन रहे हैं, हमने तो सुनी थी। तो ये वाली जो चीज़ है ना, उसके लिए बात ध्यान रखिए कि किसकी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनानी है। किसकी लाइफ? बच्चे की, आपकी, वाइफ की, किसकी? आपकी, राइट? तो जब लाइफ आपकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनानी है तो एफर्ट्स किसके होंगे? आपके। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलती आपके बगल वाले की है कि कारण कौन है, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए, आपको अपनी लाइफ की वो चाबी अपने हाथ में चाहिए। दैट्स इट, बात खत्म। यस और नो? आज के बाद तैयार होके पहले मिरर देखिए, रैदर देन उसकी सेल्फी लेकर के स्टेटस पे डालने की बजाय कि कितने लोगों ने उसका स्टेटस देखा, कितने लोगों ने हार्ट वाली इमोजी भेजी, उसकी जगह क्या करना है? तैयार होकर के पहले खुद को देखना है, खुद को एक रिमार्क देना है, वाओ मैं क्या लग रही हूं, एंड देन यू फील हैप्पीनेस फ्रॉम योर इनसाइड। क्योंकि चाबी किसके पास है? जब आप खाना बनाएं तो उस खाने का पहला गस्सा भगवान को खिलाने के बाद खुद खाइए, एसी में बैठकर, पंखे के नीचे बैठकर, और उसको अप्रिशिएट करिए, वाओ क्या बनाती हूं मैं यार।
भूल जाइए कि वो सांभर अगले को पसंद आया कि नहीं आया, भूल जाइए कि बच्चे को समझ आया कि नहीं आया। पसंद की बनाइए, नो डाउट, लेकिन वो कब बनाना है? 4 बार बोलने के बाद, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं देना है, राइट। और तारीफ कब करनी है? 4 बार बनाने के बाद, क्योंकि यहां भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं देना है। दीदी, आप अगर स्टेज पे खड़े के बात करेंगे तो सबको दिखेगा। ओके, डन डन डन। अतिथि देवो भव। जब सेशन खत्म होने पर है तब इंक्वायरी आई है, कोई बात नहीं, ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन है जो अच्छा है। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद जिन्होंने ये कहा कि मैं ऊपर आऊं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। मैं आपको बताती हूं क्यों। कोई बता सकता है, कम से कम ये 3 बात जानने के बाद कोई बता सकता है कि मैंने उनके लिए ताली क्यों बजवाई? क्योंकि एक्सपेक्टेशन उनकी है कि वो इस सेशन से कुछ सीख कर जाएं। तो एक्शन किसने लिया? वो बगल वाले पे निर्भर नहीं रहे, तू बोल, अच्छा नहीं लगता तू बोल। उन्होंने एक्शन लिया अपनी लाइफ की चाबी अपने हाथ में रखने के लिए। यस, सो इस एफर्ट के लिए ताली बजनी चाहिए। अब आप अपनी अपनी लाइफ में इस चीज को सोचिए और देखिए, कितनी बार हम गवर्नमेंट को गाली देते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो हम नहीं देखते, क्योंकि हमने चाबी तो गवर्नमेंट को दे रखी है। उसने रास्ते अच्छे बनवाए तो हम ड्राइविंग अच्छी करेंगे, उन्होंने ये किया तो हमारे बच्चे अच्छा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपने चाबी किसी और को दे रखी है और हैप्पीनेस कभी आ ही नहीं सकती। करेक्ट? यस, थैंक यू। एक्चुअली क्या होता है घनश्याम जी, जब स्टेज पे रहो ना तो एक डिस्कनेक्शन लगता है, ऐसा लगता है आप क्राउड से जुड़े हुए नहीं हो। चलिए कोई नहीं। तो अब लास्ट वाले पॉइंट पे हम आएंगे, डियर का आर। और वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने ऊपर वाली भी सुनी और नीचे वाले का भी सुन रहे हैं। कितने लोग ये बात मानते हैं? जो ज्यादा मानते हैं वो 2 हाथ उठाएं। थैंक यू। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी पीढ़ी वो आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने ऊपर वालों की भी सुनी और नीचे वालों की भी सुन रहे हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर उन उठे हुए हाथ वालों को खड़ा करूं तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों में 2 पीढ़ियां अभी भी हैं। ये जो हाथ उठे हैं ना, इनमें 2 पीढ़ियां तो अभी भी हैं। फिर कैसे मान लूं कि आपकी पीढ़ी आखिरी है और आपकी पीढ़ी आखिरी है? ऐसा कभी नहीं होता। यही है हमारा डियर का आर। क्या है डियर का आर? रिसीव एज इट इज कमिंग। रिसीव करिए जैसा जो आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो आगे वाली जनरेशन है वो सुनती नहीं। आपने सुनी थी? अगर आपने सुनी होती तो आज आप सब घूंघट में होती। अगर आपने सुनी होती तो आप सब यहाँ पे ऊंट पे आ रहे होते, कोई राजस्थान से बाहर गया नहीं होता। हाँ या ना? आज अगर आपने सुनी होती तो आज भी सिलबट्टे पे चटनी पिस रही होती, मिक्सी किसी के घरों में नहीं होती। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि मैं ही सुन रही हूँ। मैंने सास की भी सुनी, बहू भी सुना के जा रही है, मैंने पिता की भी सुनी, बेटा भी सुना के जा रहा है। ये हर पीढ़ी में होता आया है और ये हर पीढ़ी में होता रहेगा। आज यहाँ पे वरिष्ठ जन बैठे हैं, वो इस बात के साक्षी हैं कि पहले अगर इनके पिता ने ये बोला सुबह 4 बजे निकलना है तो उत्तर क्या होता था? जी। ना ये पूछना कि कहाँ जाना है, ना ये पूछना कि क्यों जाना है, बस एक उत्तर जी, वो भी सर झुकाकर। ठीक है, जब उन्होंने अपने बेटे को बोला कि सुबह 4 बजे जाना है तो उत्तर आया अच्छा ठीक है लेकिन कहाँ जाना है। माना उन्होंने भी, लेकिन एक प्रश्न के साथ। जब उन्होंने अपने बेटे को बोला कि सुबह 4 बजे जाना है तो बच्चे ने कहा पहले बताओ कहाँ जाना है। और आज वो जब अपने बच्चों को बोलते हैं सुबह 4 बजे जाना है तो बच्चा कहता है कोई जरूरत नहीं है, सो। ये है पीढ़ी दर पीढ़ी का अंतर जो हमेशा रहेगा। तो आप जो अपने आप को एक बहुत कॉम्प्रोमाइज अवस्था में पाते हैं कि मैंने तो बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है, सासू का भी झेला है, बहू भी सुनाती है,
इस कॉम्प्रोमाइज से बाहर आइए, एक्सेप्ट करिए, रिसीव करिए जो चीज़ जैसे आ रही है, क्योंकि वो बेस्ट है। आपने कहावत सुनी होगी, जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा। तो आपने जो घर में संस्कार बोए हैं वो निकलेंगे। अब आपने अगर अपने बच्चों को बड़ी बना दिया तो उसमें कोई क्या करे, आपने अपने बच्चों को दोस्त बना दिया तो कोई क्या करे, राइट? उसके लिए किसी ने नहीं बोला। तो रिसीव एज इट इज कमिंग। अपने आप को जब आप रिसीविंग पोजीशन में लाएंगे ना, तो कॉम्प्रोमाइज से हट जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है पता है? यहाँ पर मंच पर लाइट होने की वजह से बहुत गर्मी है। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करूँ कि कोई बात नहीं, आधे घंटे की तो बात है, चला लेंगे, तो मुझे दुख होगा, मुझे तकलीफ होगी, अपने लेक्चर को मैं इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ एज इट इज, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर एवरीथिंग कम्स इन अ पैकेज, राइट? आपने अगर अनुराधा जाजू को यहाँ बुलाया है तो वो पैकेज में आएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि केवल बोली लेकर आएगी, वो हाथ प्राण सब लेकर आएगी, करेक्ट? तो जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं वो सब पैकेज में आती हैं। अगर आपकी प्रेस भी घर में आपने खरीदी है तो पैकेज में आएगी। अगर वॉट पसंद आया, इतनी भारी चाहिए, तो उसके साथ कलर का कहीं ना कहीं कोई एक लोचा होगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर पत्नी बहुत अच्छी आई, साला अच्छा नहीं मिला, तो एवरीथिंग कम्स इन अ पैकेज। एवरीथिंग कम्स इन अ पैकेज। अब ये चीज सब पे अप्लाई होती है। सास बहुत अच्छी मिल गई, ननद नहीं मिली, तो अब फोकस किस पे है? ननद पे, सास पे नहीं है। हस्बैंड बहुत अच्छा मिल गया, फोकस किस पे है? सास पे, हस्बैंड पे नहीं है। क्योंकि हमारा फोकस ही उस पे होता है जो हमें नहीं मिला होता है, और फिर हमें लगता है कि हमने तो कॉम्प्रोमाइज किया। वो कॉम्प्रोमाइज मत करिए, रिसीव करिए एज इट इज, बिकॉज एवरीथिंग कम्स इन अ पैकेज। यस और नो? हाँ या ना? तो अगर आप कहीं पे खाना खाने जाएं, जैसे अभी यहाँ पे आप सब बैठे हुए हैं, वक्ता अच्छा मिला तो हो सकता है गर्मी लग रही हो, मौसम बहुत अच्छा है तो हो सकता है वक्ता अच्छा नहीं हो। तो हर चीज़ नहीं होती, हर चीज़ पैकेज में आती है। तो इस डियर को अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे तो चाबी किसके हाथ में जाएगी? किस किस के हाथ में ऑलरेडी पहुंच गई? तो अब जब आप कोई कैब बुक करें, यहाँ पे परभनी में भी कैब फैसिलिटी होगी ना, कैब बुक नहीं है, ओके, ऑटो। जब आप ऑटो लें, ऑटो में लहराते बाल, हवा, तो उसको एंजॉय करिए, क्योंकि इट कम्स इन अ पैकेज। आपने ऑटो चूज करा है, ये तो पैकेज में आएगा। क्या आएगी? हवा। उससे बाल खराब होंगे, होने दो, कॉम्प्रोमाइज नहीं। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन गिव्स यू पेन। पेन विल मेक यू वीक। आपकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ हो सकती है वो बहुत ऑर्डिनरी सी हो जाएगी, आप हमेशा दुखी ही रहेंगे, राइट? सुरेश जी ने बोला कि आज टीवी है घर में, फ्रिज है, मेरे पास गाड़ी है, ये है, फिर भी खुशी नहीं है, क्योंकि हम पैकेज को एक्सेप्ट नहीं करते। हम केवल उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जो हमें अच्छी लगती है, और जो अच्छी नहीं लगती पूरा फोकस उस पर डाल देते हैं और दुखी हो जाते हैं। क्योंकि दुखी होना ज़िंदगी में सबसे ईजी काम होता है ना? कुछ लगता थोड़ी है, सुख होने में, खुश होने में कुछ लगता है। क्या लगता है? इतनी मेहनत, 1 घंटा किसी को सुनना, तब जाके हम खुश हो पा रहे हैं। अपनी वो चाबी संभाल के अपने पास रखने में बहुत मेहनत लगती है, दूसरे को दे देने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि तब हम अपने हर दुख की जिम्मेदारी किसी और पे डाल सकते हैं। मैं कितना भी अच्छा बना लूं, मेरे बच्चों को तो अच्छा ही नहीं लगता है, अब मैंने छोड़ दिया है, कर लो जो करना है, बाहर खा लो। दुखी हैं आप, क्यों? चाबी किसी और को दे रखी है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के लिए अपनी लाइफ के परसेप्शंस को बदलिए, सोच को बदलिए। जीवन तो वही रहेगा, परेशानियां वही रहेंगी। दुखद ये है कि पत्नी भी वही रहेगी, और उससे बड़ी दुखद पति भी वही रहेगा, क्योंकि हर चीज़ पैकेज में आई है ना? अब हर कोई घनश्याम जी जैसा नहीं होता जो बार बार भाभी जी की तारीफ करे, मेरी प्रेरणा स्रोत, मेरी प्रेरणा स्रोत। तो भाभी जी एकदम खुश रहती हैं, बिल्कुल खुश। तो इनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि भाई चाबी उन्होंने दे रखी है कि मैं तुमको बोलता रहूँगा, तुम प्रेरणा स्रोत, तुम खुश रहो, घर मेरा अच्छा रहे। तो अगर आप वो चाबी दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपनी लाइफ की चाबी अपने हाथ में रखिए। डी स्टैंड्स फॉर डिकोड द इमोशंस, क्योंकि जिसके इमोशंस को समझना है वो आपके ग्रह की तो बिल्कुल नहीं है। चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, वो जो स्त्री है वो आपके ग्रह की नहीं है। और यही चीज़ आप लोगों के ऊपर अप्लाई होती है। दुख मत मनाइए कि उन्होंने आपको स्वीट कॉर्न नहीं खिलाया,
खुद बोलिए मुझे स्वीट कॉर्न खाना है। अगर उन्होंने खाया तो ठीक, नहीं तो पैसे बचे। सिंपल। ई स्टैंड्स फॉर आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके एक्शंस। ठीक है, अब दुबला मुझे होना है और मैं डांटूं अपने हस्बैंड को, आप रोज बाहर की आइसक्रीम ले आते हैं इसलिए मैं दुबली नहीं हो पा रही हूं, ये कोई कारण है? मेहनत मुझे करनी है ना, रोज मुझे जिम जाना है, रोज मुझे वॉक करनी है, वो मैं नहीं करके किसी और पे ब्लेम डालूं, सबसे इजी काम। ठीक है। तीसरी, ए स्टैंड्स फॉर ऑलवेज इन एक्शन, ऑलवेज इन एक्शन, ऑलवेज इन एक्शन, देन यू विल बी पॉजिटिव। कुछ भी स्थिति आ जाए, आप ये मत सोचिए कि इसमें क्या अच्छा है, बस ये सोचिए आप क्या कर सकते हैं। बी इन एक्शन, यू विल बी पॉजिटिव। डन। फोर्थ, आर। R stands for receive as it is, because everything comes in a package. अब हमें इतने अच्छे फोटोग्राफर मिले, वो पीछे बैठे हुए हैं सर, वो सोच रहे हैं कि शादी विवाह का समारोह है, बार बार आके कह रहे हैं थोड़ी और स्माइल दीजिए, थोड़ा और अच्छे से बोल करिए। कौन सा फोटोग्राफर अपनी इतनी एनर्जी लगाता है? तो अगर हमें फोटोग्राफर मिले हैं तो उनके साथ ये भी पैकेज में मिला है कि भैया हंसना पड़ेगा, बार बार हंसना पड़ेगा। सर थैंक यू। तो इसके साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई भी एनीथिंग, दे कैन प्लीज रेज योर हैंड एंड वी कैन डिस्कस। थैंक यू। जिन भी श्रोताओं को प्रश्न पूछने हैं वहां तक माइक पहुंचा दिया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर खड़े देखिए, हो जाएं। याद रखिए कि लाइफ आपकी है, तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छी चले तो एक्शन आपको लेना है, क्वेश्चन आपको पूछना है। मन में सवाल आपके पूछे कोई और तो नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। तो कहते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये चीज़ मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? अच्छे के लिए आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त